अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। क्या बाहर आएंगे केजरीवाल? और तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू ने एक बार फिर बढ़ाई भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें, केंद्र सरकार की मुश्किलें। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जेल से बाहर आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल या नहीं आ पाएंगे? सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है। सीबीआई उनके गिरफ्तारी के लिए जो उसने तर्क दिए हैं, उसने अपना एक एफिडेविट सौंपा है सुप्रीम कोर्ट में। आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और इस पर फैसला होगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में जमानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस पर चर्चा होगी। और इस आज की एक बड़ी खबर यह भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने यह कहा है कि उन्हें वक्फ संशोधन विधेयक पर जो लाया गया था, जिसको जेपीसी को सौंपा गया है, उस विधेयक पर उन्हें जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू की ओर से आश्वासन मिला है कि वो अगर संसद में इस बिल का विरोध करेंगे। तो ये दोनों पार्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टियां इसलिए हैं कि अल्पमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, एनडीए की सरकार, उसको ये समर्थन दे रहे हैं और उसके सबसे बड़े साझीदार है, भागीदार है गठबंधन में। इससे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला उनका ये बयान हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये बयान दिया तो उसमें तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग थे जब ये बयान उन्होंने दिया, लेकिन इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया है। सिर्फ यही बात कही है कि इस मामले में उनकी इन दोनों नेताओं से बात हो चुकी है, और भी नेताओं से बात हुई है, आरजेडी के नेताओं से बात हुई है, उसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से बात हुई है। तो इन लोगों ने तो पहले ही विरोध करने का फैसला किया हुआ है, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यदि रहमानी को, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, अगर उनको ये आश्वासन दिया है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए परेशानी का सबब है। और इस मामले में जो जेपीसी को ये विधेयक सौंपा गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, उस पर पहली बैठक कल हुई। उसके अध्यक्ष जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल हैं, लेकिन इस बैठक में कई तरह के मतभेद और कई तरह के विरोधाभास और विवाद पहली ही बैठक में सामने आ गए। जो तमाम सदस्य थे उन्होंने अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया, इस विधेयक के बारे में जो जानकारी दी, जो सूचनाएं दी, उस पर उन लोगों ने आपत्ति जताई कि इनको कोई विधेयक के बारे में या विधेयक जिस बारे में लाया जा रहा है उस पर इनको कोई जानकारी नहीं है, इन्होंने ठीक से होमवर्क नहीं किया है, तमाम चीजें हैं। अमलेंदु जी, ये जो मसला है वक्फ बोर्ड को लेकर, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों की बहुत बड़ी संस्था होती है, इसके अलावा कई और भी मुस्लिम संगठन है जो उस बैठक में मौजूद थे, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद भी है। उस समय उनका ये बयान आया उस बैठक के दौरान। निश्चित तौर पर ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इनडायरेक्टली तो ये विरोध दिख ही रहा था कि जेडीयू और टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, ये दोनों विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन का सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें आश्वासन मिला है कि वो इस विधेयक का विरोध करेंगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। हालांकि जेपीसी को जब सौंपा गया तब भी ये तय था कि ये दोनों ही पार्टियां इसके विरोध में हैं, लेकिन अब ये उस बात की पुष्टि हो गई है कि अगर उस विधेयक पर, जिसको पेश कर चुकी है लोकसभा में सरकार, अगर उस पर आगे बढ़ती, उस पर वोटिंग की स्थिति आती, तो शायद ये दोनों पार्टियां उस विधेयक के खिलाफ वोट करती। देखिए समीर जी, ये तो है ही, उसके खिलाफ वोट करती हूँ जैसा समझ में आ रहा था, लेकिन जो खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और वो केंद्र सरकार में चल क्या रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगी संगठनों के साथ किस तरीके से व्यवहार है और वहाँ अंदर क्या राजनीति चल रही है, उसकी तरफ भी एक बड़ा इशारा करती है। हालांकि खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये बताने से इनकार कर दिया कि उनकी बातें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार
कुमार से क्या हुई हैं, ये तो बताने से इनकार किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये दावा जरूर किया कि दोनों नेताओं ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो जेपीसी में और जब ये बिल आएगा तब इसका संशोधन, जो वक्फ संशोधन विधेयक है, इसका विरोध करेंगे। यानी समीर जी, एक बात साफ तौर पे है कि दोनों दलों की राय इस पर नहीं थी, और कैबिनेट के लोगों में किस तरीके से पास हुआ ये तो सब जानते हैं, कैबिनेट में किस तरीके से होता है, वो बिल लेकर आया गया, लेकिन इन दलों की सहमति इस पर नहीं थी। और अगर थी तो फिर ये लोग फिर अब गलत बयानी कर रहे हैं, दो बातें हो सकती हैं, लेकिन ये गंभीर मसला है। और ये साफ तौर पे अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल का विरोध करने का कोई आश्वासन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिया है, जो कि समझा जा रहा है, चूंकि जेपीसी में भेजा गया तो जेपीसी में यही भेजा गया, खबरें ये आई कि जो किरण रिजिजू जब बात अपनी रख रहे थे इस बिल को पेश करते हुए, उनके पास एक चिट पहुंचाई गई, और चिट को पढ़ने के बाद फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि हम जेपीसी में इसको भेज रहे हैं। तो यही बताया जा रहा है कि चिट में यही बताया गया था, और शायद उनको मोदी जी की तरफ से वो चिट आई होगी कि इसको भेजो, चूंकि मामला खराब हो रहा है और ये बिल गिर जाएगा। सूचनाएं ये जो है वो ये है कि जेडीयू और टीडीपी के सांसदों को उनके हाईकमान की तरफ से संदेश पहुंच गया था कि इसका विरोध करना है अगर ये बिल जो है आज पेश किया जाता है, तो इसीलिए सरकार ने उसको फिर जेपीसी में भेजा। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, जो जेडीयू के मंत्री हैं, उन्होंने तो बहुत आगे बढ़कर उसका समर्थन किया था बिल का, और जो बहुत लंबी चौड़ी बातों में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना उस पर वोकल नहीं थे, उससे ज़्यादा वोकल ललन सिंह दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उनके ऊपर आरोप भी कई बार लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से उनका रिश्ता शायद जेडीयू से भी ज़्यादा मजबूत है। हाँ, उनके पार्टी के आरोप लगाते हैं, और फिर उनके समर्थन देने के बाद उनके खिलाफ जो है जेडीयू के अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें भी उठने लगी, और ये कहा जाने लगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान जनता का कर दिया है। तो वो हो सकता है कि मोदी जी के साथ मिल गए हों, कुछ भी हो, वो जाने, उनका काम जाने, हमारा ये सब नहीं है कि ना। उन्होंने जो सदन में किया वो जनता देख रही है, और जो खालिद सैफुल्ला रहमानी बता रहे हैं उसको जनता सुन रही है कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं। समीर जी, अगर ये विरोध करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बिल फिर पास नहीं होगा, और फिर ये समझा जाएगा साफ तौर पे कि भारत की नरेंद्र मोदी अब बैक फुट पर हैं, और तमाम मसले ऐसे आएंगे जिस पर उनको बैक फुट पर जाना पड़ेगा। बिल पास कराना अब इस तरीके से आसान नहीं होगा। हालांकि अब 27 तारीख को जो परिणाम है उसके राज्यसभा की 12 सीटों के वो आ जाएंगे, और उसके बाद फिर बहुमत हो जाएगा राज्यसभा में, भारत एनडीए का बहुमत हो जाएगा। लेकिन ठीक है, एनडीए का बहुमत हो जाएगा, लेकिन बाहर जो लोकसभा जो है वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, चूँकि बैसाखी पर टिकी हुई है। तो कोई भी बिल पास कराने के लिए पहले आपको लोकसभा में पास कराना है, तब वो राज्यसभा में जाएगा। तो लोकसभा में पास कराना आपकी बाध्यता है, और लोकसभा में ही अगर पास नहीं होगा तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये जो खालिद सैफुल्ला रहमानी का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये साफ तौर पर बयान करती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड पे इन दोनों नेताओं का रुख, इनकी पार्टियों का रुख पहला कदम है नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए। आगे भी और ऐसे बहुत से मसले आएंगे जिस पर ये सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ये साफ होता चला जाएगा। बिल्कुल, और वक्फ संशोधन विधेयक को पहला बड़ा मौका है जिसको लेकर सरकार बिल लेकर लोकसभा में आई, लेकिन जैसा अमलेंदु जी बता रहे थे कि बिल पेश करते समय ही कुछ ऐसी सूचनाएं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो बिल पेश कर रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके पास पहुंची, और उसी समय ये फैसला ले लिया गया कि नहीं, ये बिल पास होने की स्थिति में नहीं है। बिल पास लोकसभा में नहीं हुआ। अगर वोटिंग हुई और बिल विधेयक गिर गया, यानी वोटिंग में हार खिलाफ अगर हो गया, तो सरकार चली जाएगी। सरकार पर संकट आता देख तुरंत फैसला किया गया कि उसको जेपीसी को भेजा जाए। और अब ये जो खालिद सैफुल्ला रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि उन्हें आश्वासन मिला है नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से, इन दोनों पार्टियों की ही बदौलत, मुख्य रूप से इनकी बदौलत सरकार टिकी हुई है, केंद्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। जाहिर सी बात है कि इनके किसी भी तरह के दबाव का एक बड़ा असर है, और दबाव यह है कि अगर उन्होंने हाथ खींच लिया, समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार का फिर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उस स्थिति में अगर उनका कोई दबाव है और उन्होंने आश्वासन दिया है किसी को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत बड़ी संस्था होती है, उसके चेयरमैन तमाम दूसरे मुस्लिम संगठनों की के सदस्यों की मौजूदगी में अगर ये बात कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये मामला गंभीर है और सही है। क्योंकि अगर सही नहीं होता
खतरा नहीं होता तो प्रधानमंत्री मोदी जिस बिल को लाने की तैयारी में हैं, जिस विधेयक को पास कराने की तैयारी में थे, विधेयक को पेश भी कर दिया गया, उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास न किया गया होता। जेपीसी को देने का मतलब ही है कि उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हालांकि जेपीसी बन भी गई है, जेपीसी की पहली बैठक भी कल हो गई, लेकिन उस जेपीसी की बैठक में भी काफ़ी विवाद आए और उसमें 31 सदस्य हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। जेपीसी में संयुक्त संसदीय समिति होती है। वहां जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, विधेयक के जो तमाम बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, क्लॉजेज हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता है और वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ नहीं पता है। ये बातें तब आई जब तमाम अधिकारी उससे जुड़े हुए, मंत्रालय से जुड़े, उसके बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो अभी बिल की ये जेपीसी की पहली ही बैठक हुई और उसमें इस तरह के विवाद निकल कर सामने आए, जो कि ये बता रहा है कि अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को आगे ले जाना केवल इसी स्तर पर नहीं कि वो पास नहीं हो पाएगा, उसके भीतर जो तमाम पॉइंट्स हैं, क्लॉजेज हैं, उनका जिस तरह से विरोध हो रहा है विपक्षी दलों की ओर से भी और सरकार के सहयोगी दलों की ओर से भी, वो शायद आगे नहीं जा पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बात अमलेंदु जी और भी कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड तो अभी एक बहाना है, एक शुरुआत है। इसके बाद ये मंदिरों की संपत्ति पर भी सरकार की निगाह है, चर्च की संपत्ति पर भी निगाह है, गुरुद्वारों पर भी निगाह है, जो बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं उन पर भी निगाह है। तो क्या ये वास्तव में जो लोगों का ये डर है, वक्फ बोर्ड के जरिए ये सारा डर भी अब सामने निकल कर आएगा और जेपीसी की बैठक में क्या ये मामले भी उठेंगे? हालांकि जेपीसी तो केवल वक्फ के लिए है, लेकिन इस तरह के मामले उठ ही सकते हैं और तमाम अफसरों को उससे संबंधित उनको बुलाया भी जा सकता है। देखिए समीर जी, जेपीसी तो बनी है केवल वक्फ बोर्ड पे जो बिल आ रहा है उस पर विचार करने के लिए और उस पर वक्फ बोर्ड का विचार होगा। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार की अब तक की कार्यप्रणाली रही है और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली रही है, उसको देखते हुए ये आशंकाएं जताई जा रही हैं समाज के विभिन्न वर्गों की तरफ से कि वक्फ बोर्ड तो बहाना है, असली निशाना जो है वो मंदिरों और मस्जिदों और गुरुद्वारों, चर्च, इन सब की जो संपत्तियाँ हैं वो निशाना है। जब वक्फ बोर्ड पर ये संशोधन पास हो जाएगा, उसके बाद फिर जब मंदिरों के लिए लेकर के आया जाएगा, तब फिर जो लोग वक्फ बोर्ड पर समर्थन कर रहे होंगे उनसे कहा जाएगा कि आपने जब वक्फ बोर्ड पर समर्थन किया था, इसका तो फिर आप मंदिरों का समर्थन क्यों नहीं कर सकते, मंदिरों की संपत्ति के सरकार के कब्जे में लाने के लिए। और आप देखिए समीर जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है आरएसएस, वो किस तरीके से हमारे तमाम जो धार्मिक त्यौहार हैं, मतलब जो संस्कृति हमारी, उस पर लगातार हमले कर रहा है। नए जो है वो कुंभ शुरू कर दिए, जो कुंभ हमारे शास्त्रों में नहीं, नाम बदल दिए उनके सब, अर्ध कुंभ को कुंभ कर दिया और कुंभ को महाकुंभ, यानी वो सारी परंपराओं को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, हिंदू धार्मिक परंपराओं संस्कृति के हिसाब से नहीं, अपनी तरफ से। और मंदिरों पे कब्जे करने की तैयारियां सब शुरू करनी जगह जगह। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मंदिरों की कमेटियां होती हैं उनमें आरएसएस के लोग घुसने लग गए हैं और तमाम चीज़ें वहाँ जो है सब बदली जाने लगी हैं। तो वक्फ बोर्ड जो है ये तो एक बहाना है, असली निशाना जो है वो मंदिरों की संपत्तियां, मंदिरों के पास सोना बहुत है, चांदी बहुत है, इस तरह की बातें हो रही हैं। आरोप लग रहा है जगत गुरु शंकराचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, उनका आरोप है कि केदारनाथ से 250 किलो सोना जो है वो गायब हो गया है, ये उनका आरोप है। और उस पर कोई सरकार की तरफ से चुप्पी एकदम साध दी गई है, इस पर कोई जवाब नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी तरीके से वहाँ जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा का, उसका गर्भगृह खोल दिया गया है, तो वहाँ से दिखाया जा रहा है क्या क्या, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की निगाहें जो हैं, क्या अब वो मंदिरों की जो संपत्तियां हैं उन पर लग गई हैं? इस तरीके की सवाल उठना शुरू हो गए। तो वक्फ बोर्ड का मामला जो है, वक्फ की ज़मीनें तो बहुत कम है, एक तरीके से देखा जाए, मंदिरों की संपत्तियां तो बहुत ज़्यादा हैं। और एक कहा जाए कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो धर्म की अर्थव्यवस्था है, मतलब जितनी देश की अर्थव्यवस्था है उससे बड़ी अर्थव्यवस्था धर्म की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की निगाहें जो हैं, क्या उस धर्म की अर्थव्यवस्था पर टिक गई हैं और ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं? इस तरीके की चीज़ें समाज के अंदर चिंतन शुरू हो चुका है समीर जी। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के चंद्रबाबू या नीतीश बाबू सरकार की मुश्किलें नहीं बढ़ा रहे हैं केवल, बल्कि समाज के अंदर जो बातें शुरू हो गई हैं इस वक्फ बोर्ड को लेकर के, इससे भी काफ़ी चिंताएं बढ़ना शुरू हो गई। और ये आशंकाएं जो जताई जा रही हैं और सरकार की कार्यशैली को लेकर
चलकर इन आशंकाओं को और बल भी मिल रहा है। जो अमलेंदु जी अभी कह रहे थे कि तमाम चीज़ों को बदलने, अपने हिसाब से चीज़ों को परिवर्तित करने, अपने हिसाब से पूरे धर्म की व्यवस्था को चलाने की जो कोशिश है बीजेपी की और उसके पितृ संगठन आरएसएस की, उनको लेकर अब लोगों के बीच सवाल पैदा हो रहा है कि ये केवल मामला वक्फ संशोधन तक ही नहीं है, इसकी जद में और भी तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं, दूसरे धर्मों की भी संस्थाएं हैं, उनको भी लाने का प्रयास या लाने की एक साजिश है, जो ये अभी शुरुआत है, आगे चलकर उस पर भी ये काम शुरू हो जाएगा। और कई तरह की चीज़ें तमाम जगहों पर ये देखा भी गया, चाहे बनारस में एक जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तब देखा गया, या फिर और जगहों पे देखा गया, यहाँ तक कि अयोध्या में भी इस तरह की बातें आई, लेकिन तमाम विरोध के बाद और लगा कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा तो बहुत सी चीज़ों को रोक दिया गया है। लेकिन ये उसका जिसको कहते हैं कि एजेंडा है, पाइपलाइन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये सब बातें वक्फ बोर्ड में जब संशोधन का प्रस्ताव लेकर सरकार आई तो लोगों को ये लगने लगा कि अब ये दूसरे धर्मों पर भी इस तरह की बंदिशें या उनको सरकारी उसमें तंत्र में लाने का प्रयास किया जाएगा, या फिर कॉरपोरेट को सौंपने का प्रयास किया जाएगा, जो इस सरकार पर पिछले 10 साल में लगातार आरोप लग रहे हैं। तो ये जो बयान है खालिद सैफुल्ला का, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये साफ दिखा रहा है कि सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने के दौरान ही जेपीसी को सौंपने का क्यों फैसला कर लिया। जाहिर सी बात है कि उसको ये पता रहा होगा, उसको ये भरोसा हो गया होगा कि इस मामले में जनता दल यूनाइटेड के सांसद और तेलुगु देशम पार्टी, ये दोनों लोग हमारा समर्थन नहीं करेंगे, और समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार चली जाएगी। अगर विधेयक पर वोटिंग की बात हुई, अगर वोटिंग हो गई उस पर वोटिंग के बाद, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से उसको बैकफुट पर आना पड़ा, विधेयक को जेपीसी को सौंपना पड़ा। ऐसे और भी मसले रहे, चाहे वो ब्रॉडकास्ट बिल की बात हो, प्रसारण विधेयक जो लेकर सरकार आ रही थी, या फिर ताज़ा तरीन लैटरल एंट्री का मामला हो। ये सारे मामले ऐसे हैं जिसमें सरकार लगातार बैकफुट पर जा रही है। और निश्चित तौर पर ये अभी शुरुआत है, चूंकि सरकार की ही शुरुआत है। पिछला 10 साल यानी जो 2 कार्यकाल एनडीए सरकार के थे, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही थे, लेकिन असली एनडीए की सरकार पहली बार दिखाई पड़ रही है। और ये दिख रहा है कि कैसे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमाम फैसले बिना किसी को बताए, कैबिनेट के लोगों तक को नहीं बताते थे और वो सारे ले लिया करते थे। कैबिनेट की बैठक में कोई चीज़ तय हो रही है, नहीं हो रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई फैसला ले रहे हैं तो उनको बैकफुट पर आना पड़ रहा है, फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। ये बयान बड़ा अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जी, एक 2 खबरें आई हैं समीर जी इस बीच में। एक तो खबर ये आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर कर्मचारियों की तरफ से जो संगठन है उनसे बातचीत करने वाले हैं। अभी इस तरह की सूचना आई है, जैसी पुष्ट होगी तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि क्या है। ये अभी सूचना आई है। दूसरी एक सूचना ये है कि 70 सालों में ये ऐसी पहली सरकार है जो मंदिरों की मूर्तियों पर भी टैक्स लगा रही है और राम मंदिर की मूर्ति पर टैक्स लगा रही है। अभी हमारे अविनाश जी बता रहे थे कि जो चंपक राय हैं, उन्होंने चंपत राय हैं, चंपत राय, वो चंपत निकल जाता है, चंपक पढ़ते थे हम लोग बचपन में। तो चंपत राय जी की तब से कोई जानकारी आई है कि जो प्रथम तल है राम मंदिर का अयोध्या का, उसमें 3 मूर्तियों का 75 लाख का ऑर्डर दिया गया है और उस पर 18% की जीएसटी दी गई है। तो ये 70 सालों में पहली सरकार है जो मंदिरों की मूर्तियों पर भी शिल्पकारों को दिया गया है, जिन्होंने मूर्तियां बनाई थी उन शिल्पकारों को ये पेमेंट किया गया है और उसमें 18% जीएसटी लगाकर पेमेंट किया गया है, ये खबर है। तो ये अभी जो चर्चा यही हम कर रहे हैं कि ये लगातार सरकार पर जिस तरह से विपक्ष की बात तो कभी नहीं सुनती थी और आज भी तवज्जो नहीं देती है, लेकिन अब देना पड़ रहा है इसलिए कि विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है उन मुद्दों पर सरकार के सहयोगी दल भी पूरी मुखरता के साथ घेर रहे हैं और अपनी बात मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। उसका नतीजा है कि अभी 2 महीने की सरकार नहीं हुई है, लेकिन उसमें 3 फैसलों को वापस लेना पड़ा है। तो अमलेंदु जी, ये जैसा अभी मैं कह रहा हूं कि ये अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में इस तरह के लगातार ऐसे
होंगे कि सरकार फैसला तो लेगी, क्योंकि कार्यशैली में वो इतनी जल्दी बदलाव नहीं लाएगी, उसको लग रहा है। क्योंकि अगर लाना होता तो वक्फ संशोधन विधेयक को पहले अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ चर्चा कर लेती, क्योंकि जब विधेयक लाने की तैयारी हो रही थी, अभी पिछला जो मानसून सत्र बीता है, तो सरकार के सहयोगी दलों नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि उनको तो पता ही नहीं है कि ये संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। तो अब ये कार्यशैली सरकार बदलेगी या फिर वो बार बार बैकफुट पर आकर अपने फैसलों को वापस लेती रहेगी? देखिए समीर जी, कार्यशैली तो मुझे लगता है बदलनी चाहिए, और किसी को भी लग सकता है कि बदलनी चाहिए, क्योंकि अब आप 303 नहीं है 240 हैं, और आपको पिछले 2 महीने में बार बार ये एहसास करा दिया है विपक्ष ने भी और आपके सहयोगियों ने भी कि आप 303 नहीं, अब 240 की सरकार है और दूसरों के ऊपर आप और उसी तरह से काम करिए भी। ये 3 फैसले वापस लेने को मजबूर किया है उनके सहयोगी दलों ने, तो ये संदेश बहुत बड़ा है। लेकिन समीर जी, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की सामने और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो ये दिक्कत है कि उन्हें अपना जो उनका समर्थक वर्ग है उसको भी संतुष्ट करना है जी। कि भाई हम अभी तक वही हैं, 56 इंच की अभी तक छाती है, अभी भी जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम बढ़ रहे हैं, सब कुछ ये अपने समर्थकों को संतुष्ट करके रखना है, उन्हें बताए रखना है, ताकि उनका मतदाता जो है वो उनसे ना भागने पाए, ये ना कहने पाए कि अरे आप तो 56 इंच की छाती वाले थे और आप तो जो है वो 56 सेंटीमीटर के भी नहीं निकले। तो ये जिस तरीके से है उनके सामने संकट जो है, उससे ये समझा जा सकता है कि ये सरकार काम तो करेगी। देखिए, दबाव में तो काम होंगे अब, और माननी पड़ेंगी लोगों की बातें। तो अगर दबाव से काम चलते रहेंगे तो ये सरकार चलेगी। और अगर नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में किसी ने आ गया कि नहीं वो वास्तव में ही 56 इंच के हैं, 56 इंच की छाती वाले हैं, या उनको वास्तव में ही ये समझ में आ गया कि नहीं वो तो वास्तव में ही अविनाशी है जैसा कि उन्होंने दावा किया था, तो फिर इस अविनाशी को जो है वो कहना नहीं चाहिए, वो देर नहीं लगेगी फिर ज़मीन पे आने में। बिल्कुल। तो ज़मीन की स्थिति जो समझ में आ जाएगी। हालांकि उनको समझ में आ गई है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ गई है। 240 पाने के बाद उनके रवैये में, कार्यशैली में दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन वो कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को महसूस ना हो। बार बार ये बता रहे हैं कि हम तीसरी बार लौट कर आए हैं, ये नहीं बताते हैं कि हम 240 अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, अभी तक हम बहुमत की सरकार चला रहे थे। और इसे लेकर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में किस तरह से अंतर है, अमलेंदु जी, कल अगर हम लोग राहुल गांधी का वो श्रीनगर में जो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, अगर वो विजुअल्स होंगे, राहुल गांधी का वो बयान होगा तो हम उसको आपको दिखाना चाहेंगे, तो दिख तो सबको रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यह पता न चले कि वो किसी तरह से अपने सहयोगी दलों के या विपक्ष के दबाव में है। लेकिन ये दबाव दिख रहा है कि 2 महीने के भीतर सरकार को अपने 3 बड़े फैसलों पर बैकफुट पर आना पड़ा है। और अगर ये बात सही है जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वो कर्मचारी संगठनों से बातचीत को तैयार हो रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कभी संगठनों की लगातार हड़ताल हो, चाहे वो धरने पर बैठे हों, प्रदर्शन कर रहे हों, उनसे बातचीत करने की जहमत इस सरकार ने नहीं उठाई। लेकिन ये वही बदलाव है, उसी का इम्पैक्ट है जिसको कह सकते हैं कि 240 इम्पैक्ट, यानी 240 सीटों का ये प्रभाव है कि अब सरकार को किस तरह से अपनी कार्यशैली में बदलाव करना पड़ रहा है, वो दिखाए चाहे ना दिखाए। राहुल गांधी को सुनते हैं, जो कल उन्होंने श्रीनगर में अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अभी यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं,
उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। तो ये राहुल गांधी का जो कहना है और वो दिखाई पड़ रहा है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भले ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि उनके ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन 240 सीटों की सरकार चलाने का जो दबाव है न सिर्फ उनके फैसलों में दिख रहा है बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। संसद के भीतर मानसून सत्र में जिस तरह से उन्होंने भाषण अपना दिया उसमें दिख रहा है, और उनकी तमाम जो कार्यशैली है, काम करने का जो तरीका है, उन चीजों में वो दिख रहा है। वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, और राहुल गांधी ये जो बात कह रहे हैं अमलेंदु जी, ये सभी को ये महसूस हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि भले ही उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस था, और जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि हमारी हार का जो सबसे बड़ा कारण है अति आत्मविश्वास, यद्यपि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन वो अति आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ सकता है आज की स्थिति में। आज की स्थिति में तो कम कहें, लेकिन जब चुनाव से पहले तक केवल एक ही व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ सकता था, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये अति आत्मविश्वास को जनता ने तोड़ा है, राहुल गांधी ये बता रहे थे, और निश्चित तौर पर वो दिखाई पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है समीर जी। और राहुल गांधी ने कल एक और बात कही, उन्होंने कहा कि ये कहीं भी कुछ गड़बड़ करते हैं तो इनको हम वहां खड़े मिलते हैं, यानी कि हम इनको रोक देते। फिर कहा उन्होंने कि सरकार बीजेपी की है, चला कांग्रेस कार्यकर्ता रहा है, यानी कि आपको सरकार हम चलाने नहीं दे रहे हैं, आपको हमारे तरीके से सरकार चलानी पड़ेगी, चूंकि आपका बहुमत नहीं है, आप बैसाखियों पर टिके हुए हैं, विपक्ष मजबूत है, तो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता इस सरकार को चला रहे हैं, और जब तक चाहेंगे तब तक ये सरकार चलेगी, यानी इंडिया गठबंधन के रहनो करम पे चलेगी, और जिस दिन चाहेंगे उस दिन गिरा देंगे। ये संदेश राहुल गांधी ने दिया। और समीर जी, ये संदेश सिर्फ राहुल गांधी की मतलब एक अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए भाषण के तौर पर इसको नहीं देखा जाना चाहिए। ये वास्तव में जो दिख रहा है जमीन पे वो भी सब सामने आ रहा है कि किस तरीके से। अब जैसा हम लोगों ने कल चर्चा की थी, ये वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है निषाद पार्टी, उसके नेता है वो डॉक्टर संजय निषाद, वो तमाम बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं और मैं बड़ा निराश हूं, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि मैं इस सरकार में मजबूर मंत्री हूं और कोई यहाँ बात नहीं सुनता है, और सब कुछ जो सीएमओ से तय होता है, ये तक उन्होंने कहा कि सब कुछ सीएमओ से तय होता है और अधिकारी जो हैं वो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं। ये सरकार में जो मंत्री है सॉरी माफ कीजिए, वो कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें मंत्री कह रहा है कि जनप्रतिनिधियों की अफसर नहीं सुनते हैं और सब कुछ सीएमओ से तय होता है। तो यानी समीर जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार नहीं चला रही है, या तो अफसर चला रहे हैं, और अगर चला रहा है तो कोई विपक्ष चला रहा है, क्योंकि विपक्ष जब तक चाहेगा तब तक ये सरकार चलेगी। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। उनके कहने का मतलब है कि विपक्ष जो है जनता की आवाज है, और जनता के जो हित के फैसले हैं, जो जनता की मांगे हैं, डिमांड्स हैं, उनको लेकर वो सरकार को विवश कर रहा है कि जनता की बात को माने और बहुमत की मनमानी के साथ ना काम करे, चूंकि उसके पास बहुमत वास्तव में है भी नहीं। राहुल गांधी का एक और बयान है, उसको सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आप लोग हमारे लड़ते हो और ये विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे
जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। तो ये जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, वही बात उन्होंने श्रीनगर में कही। और जिस तरह से उनका ये बयान है वो साफ दिखा रहा है और ये बताना चाह रहे हैं कि ये जनता ने दिखा दिया कि जिस प्रधानमंत्री को, जिस व्यक्ति को इतना अपने ऊपर भरोसा था कि वो जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में लोक यानी जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, उसको भी शायद प्रधानमंत्री इग्नोर कर गए थे, लेकिन जनता ने अपनी ताकत दिखा दी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने भले हैं, लेकिन उनके पास 240 सीटें हैं और अब वो उस तरह से शायद मनमानी नहीं कर सकते हैं जिस तरह से 10 साल उन्होंने अपने 2 कार्यकाल में किया। ये राहुल गांधी का कहने का मतलब था और उन्होंने सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कही। और वो दिख भी रहा है कि अभी सरकार बने हुए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, 3 महीने, और उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे सरकार अपने फैसलों पर पलट रही है। इतनी जल्दी और फैसला लेने और फैसला पलटने में इतना कम समय, मुझे तो लगता है कि खैर पलटा ही नहीं, 1-2 को बात छोड़ दी जाए, चाहे जीएसटी का मामला हो या किसान आंदोलन के बाद 13 महीने बाद जो कृषि कानून थे उनको वापस लेने का, लेकिन ये सरकार इतनी जल्दी पलटने वाली नहीं थी। और ये 240 की ताकत है जो अब उसको विवश कर रही है कि वो जनता के मुद्दे पर ही आगे बढ़े। अगर वो कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगी, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कोई बिल ले आएगी, उसको जनता स्वीकार नहीं कर पाएगी। बिल्कुल समीर जी। और देखिए, अब जनता की आवाज़ें उठने लगी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जनता अब सवाल करने लगी है और जनता के सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के मसले पर जिस तरीके से बैक फुट पे आना पड़ा है मोदी सरकार को, एक तो फैसला वो इस तरीके से वापस, उसे कहा जा सकता है वापस लेना पड़ा कि वो जेपीसी को चला गया। अब जेपीसी में कब आएगा कब नहीं आएगा, जैसा आप बता रहे थे कि कल जो जेपीसी में भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है एक तरीके से अफसरों के बीच में और जेपीसी के सदस्यों के बीच में। कि अफसरों का कहना था कि वो उनका जेपीसी के सदस्यों का कहना था कि अफसर जो है वो सही तरह से प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, और अफसर कह रहे हैं कि वो जो मेंबरान हैं जो जेपीसी के, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो यानी कि जेपीसी जो बनी है और जो अफसर उनको बातें रखनी है, उनके बीच में ही तालमेल अभी नहीं बैठ पा रहा है। तो जब ये तालमेल नहीं बैठेगा तो जेपीसी इस पर चर्चा क्या करेगी और इसका एग्जामिन किस तरीके से करेगी, तो ये देखने में आ रहा है। और उधर जो खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है समीर जी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों से उन्होंने मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, लेकिन वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मेन इसलिए उसकी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि हम कह भी रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने बढ़ाई मोदी जी की मुश्किलें, तो उनसे मिले हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस पर वक्फ बोर्ड के बिल पर वो सरकार का विरोध करेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसकी मांगों का समर्थन करेंगे। यानी कि समीर जी, अगर ये जेपीसी में भी मामला है और वहाँ भी इनके जो लोग होंगे वो इसका विरोध करेंगे, और अगर जेपीसी से आ भी जाता है, अगर मान लीजिए ये लोकसभा में आता है, तो वहाँ फिर ये इस बिल गिर जाएगा और वहाँ बिल अगर ये गिरता है समीर जी, तो ये सरकार की हार होगी, उसको इस तरह से देखा जाएगा, तो सरकार चली जाएगी। तो सरकार इसको फिर लाने से बचना चाहेगी जब तक कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से उसकी सहमति नहीं हो जाती है। और वो रहमानी के इस बयान के बाद तो अब वास्तव में मुश्किल इसलिए बढ़ गई है, अब तो सरकार को आशंका भी रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वोटिंग करवा दें और ये दोनों पार्टियां जो है मुखालफत कर दें। बिल्कुल समझिए। और ये समझ में आ गया था जिस समय बिल पेश कर रहे थे उसी समय। जी हाँ। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि सूचना ये है, खबर ये है कि कोई चिट जो थी वो किरण रिजिजू साहब के पास आई, उस चिट में जो था वो लिखा हुआ था, वो शायद वो प्रधानमंत्री ने भेजी होगी या किसी और ने भेजी हो, जिसने भी भेजी हो, जो भी नीति नियंता हो इस सरकार का, पता नहीं मोदी सरकार चलाते हैं या कोई और चलाता है, जो भी सरकार चलाता है उसने शायद ये चिट भेजी होगी उनके पास, रिजिजू साहब के पास, कि ये मामला ख़राब हो सकता है, बिल गिर जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सरकार चली जाएगी, तो इसको जेपीसी में भेज दिया जाए। तो वो जेपीसी में भेज दिया गया, लेकिन शायद पहले इन्होंने
उन्होंने सरकार में जो सांसद है या है खास लोग हैं उनसे बात कर ली होगी, चूंकि मैंने बताया कि ललन सिंह जिस तरीके से समर्थन कर रहे थे तो इनको आशा होगी कि वहाँ पास हो जाएगा। लेकिन जब उसके बिल आया वो और जो सुबह उसकी प्रतियां दी गई लोगों को तो तब समझ में आया होगा कि ये बिल है क्या और इसका नतीजे इसके क्या होंगे। तब जाकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जो है वो एक्शन लिया होगा और फिर ये सूचना भिजवाई होगी नीति नियंताओं के पास कि हम इसका विरोध करेंगे अगर ये बिल आता है, तो फिर वापस हुआ। तो ये अगर बिल आता है तो इसके लिए फिर विरोध आएगा। इधर भी समीजी बड़ी खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी उस पर CBI ने एक तो अपनी हलफनामा दायर कर दिया और उसने 5 सितंबर तक का समय मांगा कि उसको एक हलफनामा और दायर करना है, तो उसके लिए उसको 5 सितंबर तक का समय चाहिए, उसके पास समय कम है। तो अब ये समय की कमी तो रहती है CBI पास, हम लोग देख रहे हैं कि लंबे समय से वो ED और CBI दोनों जांच कर रहे हैं, अभी तक उनको समय ही नहीं हो पा रहा है कि उसको जांच पूरी कर पाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अनुरोध को स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल की जो CBI मामले में शराब घोटाले वाले मामले में जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें अब वो 5 सितंबर का तारीख लगा दी है। अब 5 सितंबर को उस पर सुनवाई होगी। समीर जी, ये अभी हाँ, इसका जो आज सुनवाई होनी थी जिस पर और कल एफिडेविट CBI ने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, अब एक एफिडेविट दाखिल करने के लिए उसने समय मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल की जो CBI की गिरफ्तारी है, CBI ने जो गिरफ्तार किया है उस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। लेकिन उसके बाद ये जो आज की ब्रेकिंग खबर है, बड़ी खबर है, वो ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो लाया जा रहा है, लोकसभा में पेश किया गया है लेकिन उसके बाद उसको JPC को दे दिया गया है, उस पर मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और सरकार को समर्थन दे रही दो पार्टियों खासतौर से जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने इस पर उन्हें समर्थन देने का भरोसा दिया है, मुस्लिम संगठनों को समर्थन देने का भरोसा दिया है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विधेयक को सरकार ने JPC को दिया, तभी समझा जा रहा था कि ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से ये कहा गया कि नहीं, इस पर और ज़्यादा विचार विमर्श के लिए इसको JPC को दिया गया है और इसको फिर से लाया जाएगा और पास कराया जाएगा लोकसभा से। लेकिन अब ये लग रहा है कि रहमानी के इस बयान पर कि यदि उनको इन दोनों पार्टियों के नेताओं से यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से आश्वासन मिला है तो बहुत मुश्किल है कि सरकार इस विधेयक पर आगे बढ़े, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के पास करीब 28 सांसद है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी मिला लिया जाए यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है तो लगभग 33 सांसद इनके पास हैं। इनको इग्नोर करके सरकार बिल नहीं आगे बढ़ा पाएगी। बिल तो पेश कर ही दिया है लेकिन उस पर वोटिंग नहीं करा पाएगी। तो अब ये माना जा सकता है कि रहमानी का बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि उन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी इसकी नहीं दी और उन्होंने कहा ये बातचीत जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उसका लब्बो-लुआब यही है कि दोनों नेताओं ने हमको भरोसा दिया है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को ठंडे बस्ते में तो डाल ही चुकी है, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही उस पर फिर आगे बढ़ेगी, अब उसकी संभावनाएं धूमिल दिखाई पड़ रही हैं। बहुत मुश्किल है कि वो उस पर आगे बढ़े और इसलिए भी अब आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि अब ये भी बातें विपक्ष इस बात को भी उठा रहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम तो अभी एक शुरुआत है, इसके बाद जो दूसरे धार्मिक जो उनके अपने स्थान हैं, धर्मस्थल हैं, मंदिर है, मस्जिद है और ये चीज़ें चर्च हैं या कह लीजिए कि बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं, उन सब पर सरकार की निगाह है और उन स्थलों को भी, धर्म स्थलों को भी वो अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज़ के बाद तो अब बहुत मुश्किल है कि अल्पमत की ये सरकार शायद इस मामले में आगे बढ़े। अमले देखिए समीर जी, अब आगे तो बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर सरकार चलानी है, या ये भी हो सकता है कि इसी पे जाकर इतनी तनातनी पैदा कर ली जाए अपने सहयोगी दलों के साथ कि मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए और बाकी लोगों को पीछे हटना पड़े। चूँकि बार बार ये बात आ रही है समीर जी कि मोदी जी के दिमाग में चल रहा है कि किसी तरीके से मध्यावधि चुनाव करा लिया जाए और उसके बाद फिर सारे इंतजाम कर लिए जाएँ। चुनाव आयोग साथ में है ही अभी और नियुक्त किए हुए हैं सब है, तो सारी चीज़ें जो अभी पक्ष में कर ली जाएँ और उसके बाद फिर मध्यावधि चुनाव करा लिया जाए। इस तरीके
की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मार्केट में चल रही है। तो हो सकता है कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो चल रही है मार्केट में, अगर वो सच है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे या भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड के मसले पे जनता दल यू और टीडीपी के साथ तनातनी को बढ़ा सकती है और फिर इसी मसले पर जाकर मध्यावधि चुनाव में जा सकती है कि भाई हम तो देखिए वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने जा रहे थे और उसमें करने जा रहे थे और इन्होंने हमारा काम नहीं होने दिया, तो हे मतदाताओं, जो तुम हमसे हमारे मतदाता जो हैं वो हमारे पास लौट के आ जाएं। और लेकिन लोग समझ चुके हैं समीर जी इस बात को। मैं वही कहने वाला था कि अब ये हाँ, इस पर बड़ा मुश्किल है, चूंकि अभी भी बरगला नहीं पाए। आप जब लेकर आए बिल तभी भी उसके बाद भी आप बरगला नहीं पाए, और अगर आप बरगला ले गए होते और आपको ये होता कि आपने बरगला लिया है तो फिर महाराष्ट्र के चुनाव भी हरियाणा के साथ करा लिए होते। बिल्कुल आप नहीं करा पा रहे ना महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ में, इसीलिए नहीं करा पा रहे हैं कि चूंकि आप वक्फ बोर्ड के मसले पर अपने मतदाता को भी आप संतुष्ट नहीं कर पाए, दूसरे मतदाता की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो देखा जाए तो ये जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये इस पे पीछे इनको हटना पड़ेगा और ये बिल ठंडे बस्ते में जाएगा। जेपीसी में अभी तो बहुत बैठकें होंगी, एकदम से हो भी नहीं आएगा, और हो सकता है तब तक ये सरकार ही ना रहे जब तक जेपीसी का इस पर कोई आए। जी, बहुत सारी चीजें हैं, जब तक इस तरह से दबाव है दबाव। और विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं कि ये सरकार रहने वाली नहीं जाने वाली है, तो निश्चित तौर पर सरकार तो अस्थिर है ही है। जो गठबंधन की सरकार है और 32 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास कम है, कई पार्टियों का साथ लेकर उसे चलना है और सबको संतुष्ट करना है। ऐसा नहीं कि केवल जेडीयू और ये तेलुगु देशम पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी भी है, दूसरी पार्टियां भी हैं जिनके पास कम सांसद हैं, लेकिन है सब महत्वपूर्ण, इसलिए कि आपको उनकी सबकी जरूरत है। और दूसरी बात अमलेंदु जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री अपना 3 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। रहमानी साहब की अगर बातचीत हुई होगी तो ये बातचीत तो पहले ही हुई होगी, लेकिन ये बता वो अब रहे हैं, यानी ये प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा से पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा करके आ रहे हैं, वहाँ इतिहास रचकर आ रहे हैं। 45 साल के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड गया, और यूक्रेन के साथ जब से हमारे राजनयिक रिश्ते बने हैं 1992 से, तब से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए, तो ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर प्रधानमंत्री जब लौटेंगे तो ये उनके सामने एक और बड़ी चुनौती और परेशानी और ये सारी चीज़ें घेरे रहेंगी उन्हें आकर के। यानी यहाँ जो राहुल गांधी कह रहे थे कि हमने उनको साइकोलॉजिकल टेंशन दिया है, हमने नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने, तो ये साइकोलॉजिकल टेंशन बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा जब लौटेंगे। देखिए समीर जी, बिल्कुल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अभी तो हालांकि भक्तगण जो है यहाँ ये बता रहे हैं कि साहब वो मोदी जी वॉर रुकवाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन खबर ये है समीर जी कि जैसे रूस गए थे और रूस ने जैसे ही गए थे वैसे ही यूक्रेन पे हमला कर दिया था उसी समय। इधर खबर ये है कि अब यूक्रेन जा रहे हैं और यूक्रेन ने रूस पे चढ़ाई कर दी है। कल भी खबरें आई, परसों भी खबरें आई। तो ये वार कैसे रुकवाने जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि साहब वो कोई संदेश देंगे बड़ा शांति का, जो घर में घुसकर मारने का संदेश यहाँ देता है वो वहाँ जाकर के शांति का संदेश देगा। तो बहर यह उनका मसला है वो क्या संदेश देते हैं क्या संदेश नहीं देते। लेकिन बाहर से जब घूम कर लौटेंगे प्रधानमंत्री अपना, अभी तो जो ट्रेन की यात्रा भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी ट्रेन से पोलैंड से कीव तक की यात्रा उनकी की जाता है। तो अभी तक तो हवाई जहाज से उड़ने का ही बहुत सफ़र उठाते थे, तो ट्रेन में यात्रा भी कर रहे हैं, बहुत समय के बाद कर रहे होंगे। बताया जाता है उनके बारे में, शायद वो जैसा उनका खुद का दावा है कि ट्रेन में चाय बेचते थे। अब वो हमें कोई नहीं मिला जिसने उनसे चाय पी हो, लेकिन वो उनका दावा है। लेकिन जब वो लौट कर आएंगे समीर जी, तब फिर जो देश के अंदर उनके सामने समस्याएं हैं उनसे रूबरू होना पड़ेगा। और देश में जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगियों के साथ क्या संबंध चल रहे हैं, विपक्ष किस तरीके से हमलावर हो रहा है। चुनाव घोषित हो चुका है 2 राज्यों का, हरियाणा में 1 अक्टूबर को है, 18 सितंबर को तो कश्मीर में पहला चरण का चुनाव है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इनसे अब सामना करना पड़ेगा। और विपक्ष ने जिस तरीके के सवाल खड़े किए, अब मैं कल ही देख रहा था कि वो जयराम रमेश जो हैं प्रवक्ता हैं जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं, उनका कहना है कि भाई इन्होंने जनगणना नहीं कराई है सॉरी, और जनगणना नहीं कराने की वजह से लगभग 10% लोग जो हैं वो राशन से वंचित रह गए हैं। और जनगणना में होती तो SC ST की करानी पड़ती हो, जातिगत जनगणना का सवाल उठता, तो आपने वो जनगणना नहीं कराई है, तो जनगणना कराइए तो उससे लोगों को राशन मिले। तो ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। तो यानी बहुत से मसले ऐसे हैं जिन पर सरकार को, मतलब मोदी जी को खासतौर से, सरकार मतलब तो आजकल मोदी जी है ना, तो मोदी जी को ये जब देश में आएंगे घूम फिर करके लौट के 2 देशों की बढ़िया यात्रा करने के बाद जब आएंगे यहाँ,
तब असली इस दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ेगा। हालांकि वो दिक्कतों को उड़ा देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं, ऐसा कहा जाता है। चूँकि संसद सत्र चलता रहा, वो राहुल गांधी ने कहा कि मैं बोलूँगा तो वो संसद में नहीं आएंगे, नहीं आए, नहीं आए। तो अब वो नहीं आए तो वो आगे भी नहीं आएंगे, ऐसा भी समझा जाता है कि क्या लिंदु जी क्या क्या उड़ाएंगे? यहाँ पर हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषित हो गए हैं, महाराष्ट्र के भी आने वाले दिनों में घोषित होंगे ही, क्योंकि 26 नवंबर तक की वहाँ की विधानसभा का कार्यकाल है और राष्ट्रपति शासन लगाने की तो कोई स्थिति वहाँ पर है नहीं, इसलिए चुनाव तो घोषित करने ही पड़ेंगे। झारखंड में भी चुनाव है और ये जो संसद के भीतर अब वो इस विधेयक को लेकर जिसको पेश कर चुके हैं, सरकार पेश कर चुकी है, उस पर कैसे आगे बढ़ना है। और विधेयक पर आगे बढ़ने का अब सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सीधे तौर पर उनके जो महत्वपूर्ण जो सहयोगी दल हैं वो साफ कर चुके हैं कि इस मामले में वो सरकार का कतई साथ नहीं देने वाले हैं, जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन रहमानी बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो किन किन चीज़ों को हवा में उड़ाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि जब ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और अगर महाराष्ट्र में भी चुनाव की घोषणा हो जाती है, परिणाम आते हैं, परिणाम की जो संभावना जताई जा रही है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में तो तीनों ही राज्यों में नहीं जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन चीज़ों को हवा में उड़ाएंगे? फिर तो सवाल ये भी उठने लगेंगे ना कि अब आपकी उपयोगिता क्या रह गई है। यद्यपि दबी जुबान से सवाल पहले से ही उठ रहे हैं, लेकिन अगर इन तीनों राज्यों में पार्टी का परफॉर्मेंस पार्टी के अनुकूल नहीं रहा तो फिर ये जो दबी जुबान से उठ रही हैं फिर तो ये मुखर हो जाएंगी आवाज़ें। देखिए बिल्कुल, ये जो दबी आवाज़ें हैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको समझ रहे हैं कि बीजेपी के अंदर भी अब उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और हरियाणा के चुनाव के परिणाम आने पे, महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आने पे, देखिए चुनाव इसीलिए साथ साथ नहीं करवाया, ये कहा यही जा रहा है, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ इसलिए नहीं करवाया गया कि दोनों के परिणाम जब आते तो मोदी जी के खिलाफ बीजेपी के अंदर एक ज़बरदस्त विद्रोह होता। और लोग ये कहते हैं कि भाई अब मोदी जी में चुनाव जिताने की कोई क्षमता नहीं बची, हालांकि पहले भी नहीं बची। 2024 का लोकसभा चुनाव भी आपने देख लिया, कई चुनाव हारे और राज्यों के हारे, अपना चुनाव हारते वाराणसी से 3 राउंड में तो पीछे चल ही रहे थे अजय राय से, और 1.5 लाख से कुल जीते हैं, तो वो कोई जीत पानी थोड़ी लगती है। और उसमें भी किस तरीके से जीते, बहुत सारे आरोप हैं, वो आरोपों की बात अलग है, उस पर अगर चर्चा नहीं भी की जाए तो भी 1.5 लाख का अगर मार्जिन आपका रह जाता है 5 लाख से आकर के, तो ये समझा जा सकता है कि आप किस तरीके से इसको आगे लेकर के जाना चाहते हैं और आपके विरुद्ध क्या क्या चीज़ें अंदर हो सकती हैं। तो समीर जी, ये जितना भी सब हमको देखने को मिल रहा है, जो भी सब चल रहा है, ये प्रधानमंत्री के लिए आने वाले समय में दिक्कतें पैदा होंगी। इधर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिस तरीके से अब धीरे धीरे अपने पर निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद सैफुल्ला रहमानी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो बात कही नीतीश कुमार चंद्रबाबू को लेकर के कि दोनों ने उनसे वायदा किया है कि वो वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल जो है उसका विरोध करेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मांगे हैं उनको मानेंगे। उनके साथ में और भी मुस्लिम संगठनों के लोग थे जिस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी खंडन अभी तक नहीं आया है कि खालिद सैफुल्ला रहमानी गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो जब खंडन नहीं आया तो इसका मतलब समझिए जी कि खालिद सैफुल्ला रहमानी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, और बिल्कुल सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो अगर खालिद सैफुल्ला रहमानी सच कह रहे हैं और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं, तो मोदी जी के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं और बढ़ने वाली हैं, और चुनाव विधानसभा के जो होंगे इसके बाद तो परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, ये हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। और अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं खालिद सैफुल्ला रहमानी। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक जिसे लोकसभा में पेश किया गया है, लेकिन तमाम दबाव और विरोध के बाद उसको जेपीसी को सौंप दिया गया है, उस पर उन्हें सरकार के 2 प्रमुख सहयोगी दलों की ओर से ये आश्वासन मिला है कि वो लोग उस विधेयक का समर्थन उस विधेयक को पास कराने में सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। और ये 2 दल हैं जो सरकार की सहयोगी पार्टियां हैं, एक है जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता नीतीश कुमार, और दूसरी पार्टी है आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी जिसके नेता हैं चंद्रबाबू नायडू। रहमानी का कहना है कि इन दोनों नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया है। ये बात उन्होंने एक उस बैठक में कही जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा तमाम दूसरे मुस्लिम संगठनों के, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद और कई मुस्लिम संगठन शामिल थे, उनके प्रतिनिधि शामिल थे, उसमें ये बात कही है। हालांकि उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन ये बात तय है कि अब इस मामले में सरकार
इस पर आगे बढ़ने की अब वो सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि उसके दो प्रमुख सहयोगी दल इस बिल के विरोध में साफ तौर पर है। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे थे कि अभी तक इन दोनों पार्टियों की ओर से इसका कोई खंडन नहीं आया है, और जिम्मेदार पद पर ये सैफुल्लाह रहमानी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी हल्की बात नहीं करेंगे, और खंडन ना आने का ये सीधा मतलब है कि ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है और ये उसकी पुष्टि है। तो अपने आप में एक बड़ा सरकार के लिए संकट की स्थिति है कि अब इस विधेयक को सरकार संसद में आगे इस पर नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसको सरकार इस मामले में अगर वोटिंग होती है तो इस विधेयक के वोटिंग में गिरने का खतरा है, सरकार के जाने का खतरा है। और सरकार जाने का खतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी स्थिति में नहीं उठा सकते हैं। और अमलेंदु जी अभी बता रहे थे कि जब पेश किया जा रहा था विधेयक, उस समय एक चिट पहुंचाई गई शायद, जिसमें कहा गया कि इस विधेयक को जेपीसी को सौंपने की घोषणा आप कर दीजिए, किरण रिजिजू से, जो संसदीय कार्य मंत्री। जी बिल्कुल बिल्कुल समझिए, इसी तरह की चर्चाएं हैं और मीडिया में खबरें भी आई कि कोई चिट पहुंचाई गई थी, और वो चिट किसने पहुंचाई ये सब तो खुलासा नहीं हुआ, चूंकि वो जाहिर बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी नीति नियंता हो, अगर मोदी जी सरकार चलाते हैं तो मोदी जी ने भेजी होगी, और कोई और चलाता है तो उसने भेजी होगी, जो भी सरकार चलाता है उसने चिट भेजी होगी, वरना सरकार गिर जाएगी। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा आरोप समीर जी अभी लगाया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुरक्षा कर्मियों को उकसा रही है और जनता की संपत्ति का नुकसान करना चाहती है झारखंड में। और उनका ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले आया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो मैं उनके आधिकारिक हैंडल पे है, वो पढ़ के सुना देता हूं। झारखंड के युवा साथी जब नहीं मिले तो बौखलाहट में भाजपा 1 महीने की पूरी तैयारी के बाद बिहार से बस भर के भीड़ ला रही है। बंगाल के मेदिनीपुर, पुरुलिया एवं अन्य जिलों में भी कई बसों का इंतजाम भीड़ लाने को किया गया है। नई नवेली उड़ीसा सरकार ने तो सबसे ज़्यादा भीड़ भेजने का प्रबंध किया है। छत्तीसगढ़ से भी गुमला बसें आएंगी। इन सब का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह सुरक्षा कर्मियों को उकसाया जाए, आम जनता के संपत्ति का नुकसान किया जाए। शर्मनाक। ये इस तरीके की चीज़ें अब जो चुनाव वाले राज्य हैं वहाँ सब ये शुरू हो गई हैं, और इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार समीर जी लगते रहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज ये खुला आरोप लगाया है कि झारखंड में शांति व्यवस्था भंग करने के लिए, कानून व्यवस्था भंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ से भीड़ का इंतजाम करके लाया जा रहा है, ताकि झारखंड में सुरक्षा कर्मियों पे अवस्था फैले और सुरक्षा कर्मियों को उकसाया जाए। इसके लिए और आरोप लगे कि सरकार किस तरह से वो नकारा सरकार है, ठीक उसी तरह से जैसे जांच एजेंसियां विपक्षी दलों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर कर लेती हैं, वो मामला कोर्ट में जाता है, वहां से जमानत मिलती है और फिर प्रचारित कर दिया जाता है कि ये तो भ्रष्ट है और ये जमानत पर है। जी जी बिल्कुल इसी तरीके से। और आपको याद होगा कि वो कपिल सिब्बल ने तो अभी जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता का, वहाँ उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे पास वीडियो के प्रूफ हैं कि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो भीड़ प्रायोजित भीड़ थी, और उसको विपक्षी दलों ने, मतलब खासतौर से भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उसको प्रायोजित किया था। ये उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो है, ये उन्होंने आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा, जाहिर सी बात है समीर जी कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर राज्य सरकार का वकील अगर कुछ कह रहा है और दावे के साथ कह रहा है कि पास हैं, तो उसके पास होंगे सबूत, तो ये समझा जा सकता है। और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग, कई सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए, और एक महिला से जो वो पूछ रहा है, एक रिपोर्टर जो है कि आप जो है यहाँ आई हैं, ये तो अच्छी बात है कि आपने हाथरस पर भी आपने विरोध किया था, तो वो कह रही है नहीं, हाथरस पे हम विरोध नहीं कर पाए थे, यहाँ कर पाए हैं, यहाँ विरोध कर रहे हैं। यानी कि जो जिस तरीके से सब मैनेज किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होती है सब सामने आ रहा है। कल मैं देख रहा था कि एक बहस चल रही थी एक चैनल पर, तो कांग्रेस की प्रवक्ता जो सुप्रिया सुनीत है वो भी सवाल पूछ रही थी कि भाई बदलापुर में अगर प्रदर्शन हो रहा है तो वो विपक्ष प्रायोजित है, और आप वहां जो कह रहे हैं कोलकाता में है तो वो सही है, वो आम पब्लिक कर रही है। तो भाई अगर दोनों जगह विपक्ष कर रहा है तब भी सही है, और जनता कर रही है दोनों जगह तब भी सही है, क्योंकि घटना ऐसी है। तो जाहिर सी बात है समीर जी कि ये जिस तरह की चीजें हो रही है, ये आप चूंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं कई राज्यों में, तो इस तरह की चीजें बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जिस पे आज हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक चर्चा की समीर जी, वो यही है कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अधिनियम के विरोध में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खास तौर से इन 2 नेताओं ने, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं और जिनकी बैसाखियों पे मोदी जी की सरकार टिकी हुई है, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम नेताओं को ये आश्वासन दिया है
कि इस मसले पर वो सरकार के विरोध में रहेंगे और जो मुस्लिम दानिशमंद जो हैं उनकी जो मांगे हैं उनके वो समर्थन में रहेंगे, यानी कि इस बिल का वो लोकसभा और राज्यसभा में विरोध करेंगे अगर ये बिल आता है, ऐसा उनका कहना है। और अभी तक इस पर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की तरफ से कोई खंडन मंडन नहीं आया है। इसलिए समझा जा सकता है कि मोदी जी जब देश में आएंगे लौट करके विदेश की यात्रा से घूमकर, तो यहाँ उनको बहुत कुछ देखना पड़ेगा और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार शायद इस सरकार की परेशानी बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। समीर जी बिल्कुल, और हालांकि ये इस मामले पर सरकार इन दोनों दलों के विरोध को ध्यान में रखकर ही उसने ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसको जेपीसी को सौंपा है। लोकसभा में पेश तो कर दिया लेकिन जेपीसी को सौंप दिया। तो ये माना ही जा रहा था कि इन्हीं दो पार्टियों का विरोध है, उसको ठंडे बस्ते में डाला गया है। लेकिन अब जो खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले में इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो सरकार का विरोध करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब इस मामले में सरकार का आगे कदम बढ़ाना मुश्किल है। कोई एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है अमलेदू जी के पास। जी एक बड़ी खबर ये है कि सेबी ने अनिल अंबानी की कंपनी है उसको और कई बड़ी कंपनियां हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया है, ये खबर आ रही है। और उन पे जुर्माना भी लगाया है अनिल अंबानी की कंपनी पे 25 लाख रुपए का, इस तरीके की खबर आ रही है। जी 25 करोड़ सेबी ने लगाया है। हाँ, सेबी ने लगाया। हमारे अविनाश जी बता रहे हैं कि सेबी ने 25 करोड़ का इस पर जुर्माना लगाया है अनिल अंबानी की कंपनी पे और उसमें कई कंपनियां और भी शामिल हैं। ये है कि सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को फंड के डायवर्जन के लिए प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये इस समय की बड़ी खबर आ रही है। चलते चलते जब हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करने वाले हैं तब तक अभी ये बड़ी खबर आई है कि सेबी ने अनिल अंबानी और उनके 24 अधिकारियों और कई अन्य रिलायंस होम फाइनेंस समेत अन्य संस्थाओं को फंड डायवर्जन के लिए प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। समीर जी, सेबी के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, सेबी की जो चीफ है माधवी बुच, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, तो क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया? इसकी हम समीक्षा आगे करेंगे। आगे के कार्यक्रमों में इस पर समीक्षा की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर है कि अनिल अंबानी की कंपनियों पर, उनके कंपनियों में काम कर रहे अधिकारियों पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना और उनको शेयर मार्केट से प्रतिबंधित कर देना, ये अपने आप में बड़ी खबर है। अब ये चाहे लोगों का ध्यान हटाने के लिए हो चाहे जो, लेकिन खबर बड़ी है। और अगर उनको प्रतिबंधित किया गया है, जुर्माना लगाया गया है, तो इसका मतलब कोई बड़ी अनियमितता पाई गई होगी। उन अनियमितताओं को ही ध्यान में रखकर यह बड़ा फैसला सेबी ने लिया है। तो आज की एक बड़ी खबर यह भी रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की ओर से उन्हें आश्वासन मिला है कि वो इस मामले में मुस्लिम संगठनों के खिलाफ हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का पेश किए जाने या वोटिंग कराए जाने की स्थिति में वो सरकार का साथ नहीं देंगे। और इस मामले में उन्होंने जब ये बात कही, उसमें तमाम दूसरे मुस्लिम संगठनों के लोग भी थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। अब तक चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड या तेलुगु देशम पार्टी किसी की तरफ से भी इस खबर का, उनकी इस बात का, उनके इस दावे का कोई खंडन नहीं आया है, जिससे ये माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर इस मामले में ये सरकार के विरोध में है। और ये पहले भी माना जा रहा था, जब इस सरकार ने उस विधेयक को पेश तो किया लेकिन उसे जेपीसी को सौंप दिया, तभी ये माना जा रहा था कि विपक्ष तो इसके विरोध में है ही। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी ने भी सरकार से अपना जो उनका स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है और ये कह दिया है कि हम इसके समर्थन में वोटिंग नहीं करेंगे। उसी को ध्यान में रखकर इसे जेपीसी को सौंपा गया। और आपको ये भी बता दें कि जेपीसी की कल पहली बैठक हुई। बीजेपी के सांसद हैं जगदंबिका पाल, उनकी अध्यक्षता में 31 सदस्यों की जेपीसी बनी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्य हैं। उस बैठक में कई सदस्यों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनके पास, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, उनकी कोई तैयारी नहीं थी। और दूसरी ओर
अधिकारियों का आरोप था कि सदस्य उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। यानी जेपीसी की पहली ही बैठक हंगामेदार रही, विवादित रही और न तो अधिकारियों की बात सदस्यों ने सुनी और न ही सदस्यों की बात अधिकारियों ने। तो आज की ये बड़ी खबर है और अब इस कार्यक्रम को हम ख़त्म करने की, समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि डीवी लाइव पर जो हमारे नियमित कार्यक्रम है, 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट, उसे देखना न भूलें। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।